नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नगर निगम धमतरी की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर शहर की सुंदरता बढ़ाने के इरादे से नेशनल हाईवे मार्ग के अर्जुनी मोड़ से लेकर श्यामतरई तक खंभों में लगभग 1 साल पूर्व तत्कालीन महापौर विजय देवांगन के कार्यकाल में लगभग 240 खंभों में एलईडी लाइट लगवाई गई थी, जिनका टेंडर लगभग 12 लाख रुपए में हुआ था और साथ ही प्रतिनिधि द्वारा खुद सभी लाइटों का निरीक्षण किया गया तो स्थिति ये थी कि 240 में से लगभग 116 पोल की एलईडी लाइटें जो हैं वो बंद थी, जो कि काफी महीनों से बंद पड़ी हुई हैं। देखिए, मामला इस प्रकार का है कि अभी देखिए बारिश और आंधी तूफान का भी अचानक प्रचलन हुआ है और मौसम भी कई बार दफा खराब हुआ है, तो इसमें भी लाइटें खराब होती। दूसरा, ये जो बिजली खंभों में अवैध रूप से जो पोस्टर बैनर होर्डिंग का जो मामला रहता है, उसको लेकर के भी जो है काफ़ी लाइटें जो है वो खराब हो जाती है, उसको मरम्मत संधान किया जाता है। इसी तारतम्य में जो है अभी हमने लगातार जो है अवैध पोस्टर और होर्डिंग हटाने का काम किया है, ताकि उन लाइटों को सुधार करके चालू कर सके। इसी समय जो निगम प्रयास है। निश्चित रूप से जो कारण है, जो अवैध होर्डिंग पोस्टर इस टाइप के जो लगाने के कारण में जो कई सारे केबल छोटे छोटे रहते हैं, उठ जाते हैं। हम लोग एजेंसी के माध्यम से मरम्मत संधान कराते हैं, जिनके उसके नाम जो रहता है कि मेंटेनेंस पीरियड का, उस पीरियड में उनको लगातार हम लोग उसको लाइटों को चालू करने का प्रयास करते हैं। ये दुर्भाग्य है कि सबसे पुराना नगर निगम होने के बाद भी, नगर निगम होने के बाद भी धमतरी में प्रकाश की सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं हुई। और आप देखिएगा कि स्ट्रीट लाइट की जो बात करें, झालर लाइट, उसमें आधी लाइटें बंद रहती है। नगर निगम को चाहिए कि उन लाइटों को दुरुस्त करें। सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों की लागत से जो परियोजनाएं शुरू करती है, उसमें जो व्यवस्था होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, उस मैनेजमेंट में नगर निगम जो है कहीं न कहीं असफल हो जाते हैं, जो पूरा ध्यान नहीं देते। मैं समझता हूँ नगर निगम को भी और हमारे नवनिर्वाचित जो महापौर है आदरणीय रामपुर जी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। शहर में पशुओं की व्यवस्था, आप देखिए रात में रोड में पशु जो है आवारा पशु घूमते रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं, कई एक्सीडेंट जो है इसी कारण हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, कल मैं शाम को गंगरेल से घर आ रहा था, मैंने देखा ये कर्मा चौक के आगे और रुकनी के आगे इतनी सारी जो आवारा पशु थे रात में, अगर कोई आदमी कम लाइट में अगर गुजरे तो निश्चित तौर से एक्सीडेंट हो जाता है और कई एक्सीडेंट हुए भी हैं। उसी तरह की झालर लाइट की आप बात कर रहे हैं, वो जो है अर्जुनी मोड़ से जो श्यामतरई तक का है, उसमें आप रात में गुजरिए तो आधे से ज़्यादा लाइट बंद रहती है। इसलिए मेरा अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सफाई और प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था हो, आवारा पशुओं का उचित प्रबंधन किया जाए, ताकि शहर जो है एक निश्चित विकास को आगे बढ़े। तो वहीं लोगों की जन समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार की तरफ से मनाए जा रहे सुशासन तिहार के तीसरे चरण में जिला प्रशासन द्वारा ग्राम मंचादुर के शासकीय द्वारा ग्राम महाविद्यालय में जो है वो समस्या शिविर का आयोजन किया गया। दुर्ग जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा विधायक ललित चंद्राकर भी समस्या शिविर में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। समस्या का त्वरित निराकरण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। दुर्ग जिला पंचायत सीएमओ बजरंग दुबे ने बताया कि 12,065 मांगों के और 165 शिकायत आवेदन आए थे, जिसमें मांगों की 11,942 आवेदन का त्वरित निराकरण कर दिया गया है। 185 शिकायतें या आवेदन का निराकरण किया गया है। शेष सभी लंबित शिकायतों का निराकरण 15 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय विधायक ललित चंद्राकर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है। आज सुशासन
जी, सुशासन तिहार के तृतीय चरण में आज मचांदुर में दुर्ग जनपद के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कुल जो है 12,065 मांग के और 195 शिकायत के आवेदन प्राप्त हुए और अगर उसमें निराकरण की बात करें तो 11,942 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है मांग में, शिकायतों में 184 और जो शेष लंबित है 122 मांग और शिकायतें जो लंबित है 11, इनका भी शीघ्र ही 15 दिवस के भीतर निराकरण कर लिया जाए। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में आज के शिविर में 14 गांवों के क्लस्टर में कुल 4,533 आवेदन हमको प्राप्त हुए थे, जिसमें से 4,521 मांग के थे नए आवास के और 12 जो है वो शिकायत के थे। इसमें 4,521 आवेदकों का प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.0 जो ऐप है उसमें उनका सर्वे करा दिया गया है और पात्रता अनुरूप जब लक्ष्य से नया टारगेट मिलेगा तो उन्हें आवास स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 14 ग्राम पंचायत के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि और सभी विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे और त्वरित समाधान किया गया है। लगभग 12,000 लगभग आवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें से 11,500 निराकरित पाए गए हैं। कुछ ही आवेदन है जो अभी सुधार में गए हैं, बाकी राहत है। लोग काफी संतुष्ट हैं क्योंकि यहाँ पर सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं, जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, सचिव सभी लोग रहते हैं, तो उनकी समस्या का तुरंत निराकरण यहाँ पर किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य आप बन रहे हैं, क्षेत्र में आपके लगभग बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं, क्या लगता है भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है ग्राम पंचायत? जी बिल्कुल हुआ है और आगे भी होगा। संपदा मानूंगा, किसान के अगर धान के खरीदी के बाद न कह रहे उसके विवेक। राजनांदगांव में नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत शनिवार को 1.5 लाख से भी अधिक आवेदनों को निराकरण के लिए पटल पर रखा गया है। इसके बाद में 49 खंडपीठ का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई सालों से आ रहे काम का निराकरण किया गया है और लोक अदालत में बिजली, नगर निगम में कोई भी टैक्स, बैंक से कोई भी लोन जैसे मामले आए हैं। ऐसे मामले थे जिनका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया था। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इन समस्याओं का निराकरण सही से हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने नेशनल लोक अदालत आयोजित किए हैं, जिसमें दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। आज नेशनल लोक अदालत, जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्यों में है और हमारे यहाँ भी इसी तारतम्य में हो रहा है। तो साल में जैसे 4 नेशनल लोक अदालत होते हैं, उसमें से आज ये दूसरा है। एक 8 मार्च को था, उसमें भी बहुत भारी संख्या में केस डिस्पोजल हुआ है। आज भी 1 लाख से ऊपर, हमारे यहाँ तो करीब 1.5 लाख है, वहां से ऊपर का केस आज रखे गए हैं और निश्चित रूप से 1.5 लाख से ऊपर ही केस आज कहना चाहिए कि आपके निराकरित होंगे। और किस तरह के मामले आते हैं इसमें? कहना चाहिए सभी प्रकार के मामले आते हैं। जैसे आपको इस लोक अदालत में आपको मोटर व्हीकल एक्ट के केस मिलेंगे, आपको जितने भी सिविल केस हैं जिसमें वादी और प्रतिवादी जिसको बोलते हैं आप लोग, उसमें जो केस कई सालों तक कोर्ट में क्या है, अगर कोई केस पेश होता है तो उसमें जवाब दावा पेश होता है। कोई भी केस पहले पेश होता है तो फिर उसका जवाब दावा होता है उपस्थित होने के बाद, फिर उसमें सेटलिंग डेट होता है, आप फिर वादी साक्ष्य, फिर प्रतिवादी साक्ष्य, इस तरह से वो न जाने कितने सालों तक चलता है और यहाँ आने से वो मामला आज ही निपट जाता है। लोक अदालत क्यों आवश्यक है? लोक अदालत किसी भी केस के निराकरण के लिए, त्वरित न्याय के लिए और सस्ता सुलभ। इनमरा के आगे बना एक्वा विलास में एक घटना हुई है, जिसमें एक नाबालिग बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि यह परिवार, आपको बताते चले कि आमगांव में घूमने आया हुआ था। राजनांदगांव घूमने के बाद में इनमरा के पास में स्थित एक्वा विलास परिवार के साथ नहाने गया था। परिवार वहां नहीं रहा और उसके बाद में अचानक से बालक कहीं और चला दिया, जिस दौरान डूबने से मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा कि बच्चे की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी।
हाँ, वाटर पार्क है एक्वा विलेज इंदावारा में। वहां पे एक 13 साल का बच्चा नहाते वक्त पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। उसके सूचना थाने को मिलने पर उसने मर्ग कायम कर उसने मर्ग जांच किया गया, पंचनामा कर उसको पीएम के लिए भेजा गया है। और उसके बारे में ये पता किया गया कि वो लड़का आम गांव गोंदिया जिला का रहने वाला है, जो अपने परिवार के साथ वाटर पार्क में ही आए थे 5 सदस्य के साथ। और उनके बारे में ये बताया गया कि घर वाले थोड़ा सा मंद बुद्धि का था और वही डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। वाटर पार्क में तो उनको हिदायत दिया जाता है उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, और उनका अपना लोगों के लिए भी अपना शर्त रखे हुए हैं। तो अभी चूंकि जांच में है, जांच में जैसे पता चलता है जो भी जिसकी भी लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा कैशलेस को बढ़ावा देने पर जनता से कह रही है कि जनता कैशलेस होगा उतना आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अभी डिजिटल का जमाना है और हर जगह लोग अब पैसा छोड़कर फोन पे का उपयोग करते हैं। चाहे कोई भी सामान लेते हो, आजकल लोग पैसा न देकर फोन पे का उपयोग करते हैं। जब आप जगह इसका फायदा हो रहा है तो रेलवे में क्यों नहीं। रेलवे में भी बढ़ावा देने के लिए अभी रेलवे के द्वारा शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। इसको लेकर राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डोंगरगढ़ से आए हुए अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई और कहा गया कि जितना हो सके डिजिटल पेमेंट करना चाहिए। आजकल सब जगह डिजिटल पेमेंट हो रही है, रेलवे में भी लोग इसका जो इस्तेमाल है करने से आपका समय भी बचेगा और इसको लेकर जानकारी भी दी गई है। आज हमने स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्यों और हमारे स्टेशन प्रबंधक, हमारे बुकिंग इंचार्ज के साथ मिलकर के रेलवे को डिजिटल पेमेंट में आगे ले जाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। रेलवे जो है ऑनलाइन टिकट बनाने के लिए अनरिजर्व टिकट के लिए यूटीएस ऐप लाई है और रिजर्व टिकट के लिए तो पहले से आईआरसीटीसी से जो है हम रिजर्व टिकट बना ही रहे थे। और उसके साथ साथ जो है डिजिटल पेमेंट में रेलवे अभी क्यूआर सुविधा लाई हुई है और यूपीआई। तो हम ज्यादा से ज्यादा यात्रियों से यह अनुरोध करेंगे कि वे रेलवे काउंटर पे जो है ना कैश में पेमेंट करने से बचे, क्योंकि रेलवे जब क्यूआर और यूपीआई की सुविधा दे रही है तो उनका उपयोग करने से क्या होता है कि उनको पेमेंट पैसे कैरी करने की भी ये नहीं रहेगी, जरूरत नहीं रहती है। और लेन देन में जो पैसे का कभी ये होता है कि हमारा पैसा छूट गया काउंटर पे या हमको बाबू ने कम पैसा दे दिया, इस टाइप की समस्या हम लोग को सुनने में मिलती है कि काउंटर पे गए, भीड़ था, हमने इतना रुपया दिया, हमको टिकट मिला लेकिन हमको कम पैसा मिला। तो इन सब समस्याओं से अगर यात्रियों को बचना है तो उनको हम ये चाहेगी, रेलवे प्रशासन ये चाहती है कि वो अपने आप को डिजिटली मोड में जो है ना पेमेंट करें, ताकि रेलवे भी जो है ये सोच रही है और ये एकदम 100% डिजिटलाइजेशन करने के मूड में है। तो यही है आज जो है डिजिटल के ही लिए हम लोग जो है जागरूकता के लिए यात्रियों से मिले हैं, यात्रियों के साथ बात किए हैं, उनको समझाया है कि आप जो है अपने फायदे के लिए और रेलवे के फायदे के लिए जितना हो सके उतना डिजिटल मोड में पेमेंट करें। अभी लगभग कितने % है जो डिजिटल पेमेंट? अभी राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पे जो है 15 से 20% तक डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं पैसेंजर। हमारे जो कर्मचारी हैं वो चाह रहे हैं कि यात्री डिजिटल रूप में पेमेंट करे, लेकिन यात्री ही आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं मेरे को नहीं करना है। उससे यात्री को ये सोचना है कि जब हम पान ठेले पे, सब्जी ठेले पे या फल के ठेले पे डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं तो हम रेलवे काउंटर पे क्यों नहीं कर सकते। रेलवे काउंटर पे अगर हम डिजिटल पेमेंट करते हैं तो हमको क्या है कि कैश की भी समस्या का समाधान होगा, कैश हमको कैरी नहीं करना पड़ेगा, पैकेटमारी भी होती है। रेलवे स्टेशन पे अक्सर देखा गया है कि बुकिंग काउंटर के पे जब भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है तो बीच में पैसा भी निकाल लेते थे। तो जब हम पैसा ही नहीं रखेंगे पॉकेट में तो क्या निकालोगे। तो डिजिटल अगर पेमेंट हम करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और हम यही आग्रह करेंगे यात्रियों से कि वो बिना डर के कि हमारा पैसा चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, अगर कभी कभी ट्रांजैक्शन में मिस्टेक भी होती है या आपका पैसा कट जाता है
तो सप्ताह भर के अंदर में 100% वो पैसा आपके अकाउंट में आता है। अगर आपके अकाउंट में नहीं आता है तो रेलवे आपको एक नंबर प्रोवाइड करती है और आप उसकी शिकायत करेंगे तो आपके पैसे एकदम वापस आते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना बेफिक्र होकर के और जितना फेयरलेस होकर के आप बाहर में यूपीआई करते हैं उतनी ही निष्क्रिय, उतना ही जो है जागरूकता के साथ आप जो है रेलवे के साथ भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। टिकट लेकर के अनारक्षित टिकट के लिए यूपीआई ऐप रेलवे लाई है। यूपीआई ऐप इसमें बहुत सारा सुविधा है। आप सीजन टिकट से बना सकते हैं, यात्रा टिकट बना सकते हैं, अपनी टिकट बना सकते हैं, अपने परिवारजनों की टिकट बना सकते हैं। इवन कि आपका परिवार अगर दिल्ली में फंसा हुआ है, उसके पास पैसा नहीं है और वो परेशान है, टिकट कैसे लें, कैसे यात्रा, हम राजनांदगांव में बैठ करके उसके दिल्ली की टिकट निकाल सकते हैं। सिर्फ हम टिकट वहां से दिल्ली से राजनांदगांव की बनाएंगे, अपना मोबाइल नंबर और जो ओटीपी आता है वो ओटीपी उसको बता देंगे। वो पैसेंजर दिल्ली में जाकर के उस मोबाइल नंबर और उस ओटीपी डाल करके वहां जो है एटीडीएम मशीन से अपना टिकट निकाल करके यात्रा कर सकता है। अब रेलवे जब इतना सुविधा दे रही है तो जितना ज्यादा जागरूक होंगे हमारे यात्री उतना ज्यादा उनको सुविधा मिलेगा। तो यूटीएस ऐप बहुत अच्छी ऐप है और कोई उसमें ये नहीं है कि हाँ हम उसको अपने मोबाइल में रखेंगे तो हमारा मोबाइल के साथ कोई इस प्रकार का सरकारी ऐप है। बिल्कुल सिक्योर ऐप है, किसी प्रकार की उसमें समस्या नहीं है। यह बहुत ही अच्छी सुविधा रेलवे ने निकाली है और कोई भी यात्री जब भी अपना इतनी लंबी टेस्ट लेके चलता है तो चोरी चमारी या पॉकेटमारी का हमेशा खतरा बना रहता है। जब ये डिजिटल मतलब से अपना रिजर्वेशन करेगा और टिकट लेगा, ये बहुत ही सुविधाजनक है क्योंकि पूरे देश में एडवांस टेक्नोलॉजी में सभी जगह डिजिटल से ही मतलब पेमेंट की जा रही है। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि शहर में, बाजार में, कहीं पे भी जाते हैं वो ऑलरेडी मतलब डिजिटल मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो ये रेलवे ने जो सुविधा दी है तो यहाँ आके भी करें, मतलब ये उनके लिए सुविधाजनक है और रेलवे को भी मतलब एक सुविधा होगी कि वो कैश लेके नहीं जाएगी, कैश के भी सुरक्षित रहेगा। तो हमारा ये कहना है कि मतलब कि कभी भी उनको करना है तो डिजिटल से ही मतलब ये सुविधा ले। रेलवे ने ये बहुत ही अच्छा मतलब ऐप निकाला हुआ है। राजनांदगांव में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर शीतला मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और साथ ही उसके बाद में शीतला मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राजपूत, क्षेत्रीय और साथ ही महासभा युवा मंडल ने भी इसका आयोजन किया। इसमें समाज की युवा, महिला, बुजुर्गों ने भी भाग लिया और बड़ी संख्या में शामिल हुए। महिलाओं ने अपने हाथ में तलवार लेकर महाराणा प्रताप का जयकारा लगाया और वहीं युवा वर्ग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जयकारे निकालते हुए निकले और सबसे पहले शीतला माता मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और उसके बाद में युवाओं ने महाराणा प्रताप की झांकी के आगे पूजा अर्चना की और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ महाराणा प्रताप के जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा निकाली है। यहाँ पर महाराणा प्रताप जयंती मना रही है और विगत 8-9 साल से हम ये महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं। रैली के माध्यम से शौर्य का प्रशिक्षण देते हुए अपने युवा, महिला, बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। सभी समाज के इनमें स्वागत सम्मान होता है और अपने महाराणा प्रताप के जीवनी पे आधारित हम उसको अपने जीवन पे उतारते हैं और वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहता है, शौर्य प्रशिक्षण भी रहता है, महाराणा प्रताप के आधारित संगोष्ठी भी रहती है। अनेक प्रकार की महाराणा प्रताप के जीवनी पे आधारित हम अपने समाज में इसका अवलोकन कराते हैं। लगातार इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी करते हैं और वो हमारे आराध्य हैं, इसलिए उसका जो है जन्म जयंती को हम लोग मनाते हैं और उसके लिए रैली निकाल रहे हैं। रैली जो है हमारा यहाँ से प्रारंभ होगा शीतला मंदिर में पूजा पाठ के पश्चात गांधी चौक होते हुए दुर्गा चौक से बसंतपुर थाना से भारत माता चौक, सिनेमा लाइन होते हुए जय स्तंभ चौक तक आएगी। सिनेमा लाइन होते हुए मानव मंदिर चौक, जय स्तंभ चौक होते हुए गांधी सभागृह में समापन होगा। और क्या क्या आयोजन इसमें?
अभी तो अब रैली है, शाम को जो है वो वहां पर जो है पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, महापौर जी मधुसूदन यादव जी, भाजपा के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष जो है कोमल सिंह राजपूत जी, वो सब आने वाले हैं। और उनके बीच जो है छोटे मोटे कार्यक्रम जो बच्चों के माध्यम से होगा, और कोई विशेष तो कुछ नहीं रहता। महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाना है और उसी के आदर्श पर चलना है, लोगों को सिखाना है कि उन्होंने जो रास्ता हमको बताया है उस पर हम चलें, और उससे हमको प्रेरणा मिलती है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू सुशासन तिहार के अंतर्गत बिला ब्लॉक के आपको बताते चले कि लिमतरी में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिविर स्थल पर सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और विभागवार प्राप्त आवेदनों की जानकारी भी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे आवेदन का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान हो रहा है। शिविर के माध्यम से कि आप लोगों ने जो आवेदन आपके गांव में दिए थे, उस आवेदन का निराकरण करना और साथ ही शिविर के माध्यम से आपके समस्याओं का निदान करना, इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा पूरे प्रदेश में इस शिविर का आयोजन किया गया है। हम एक बार जोरदार अपने मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजा करके हम लोग स्वागत करेंगे। आप देखिए कि लोग गर्मी के समय है अपने घर में बढ़िया कूलर लगा करके सोते हैं, और ऐसे 42-44 टेम्परेचर में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव में जाकर के इस सुशासन त्योहार में आपके बीच में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपके समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निदान कर रहे हैं। सेवा करना, जनता को कोई कागज लेकर के भटकना मत पड़े, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सुशासन त्योहार का आयोजन किया गया है। 3 चरणों का यह सुशासन त्योहार, पहले आवेदन प्राप्त करना, फिर उन आवेदन का निराकरण करना, और निराकरण क्या हुआ है इस समाधान शिविर के माध्यम से जनता के बीच में बताना भी है कि हमें कितना आवेदन प्राप्त हुआ, हम निराकरण उसमें क्या किए हैं। ये काम माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं। आदरणीय कौशिक जी सबसे पूछ रहे थे कि भाई कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। अभी भी आप आवेदन कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, आपकी समस्या को सुना जाएगा, उसका समाधान निकाला जाएगा। आपको बताते चले कि मंत्री तोखन साहू ने यहां पर शिरकत की है, और साथ ही ये जो आपको खबर बता रहे हैं वो बिलासपुर से है, जहां पर संबंधित अधिकारियों का भी निर्देशित किया है उन्होंने, और समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिस दौरान लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और उनका समाधान भी किया गया। मंत्री तोखन साहू ने यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। समाधान शिविर का ये आयोजन काफी भव्य तरीके से आयोजित किया गया और बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे। खासकर महिलाएं जो हैं वो अपने समस्याओं को लेकर पहुंची और उनके समाधान के लिए भी निर्देशित किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री तोखन साहू ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया और जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।